तो चलिए बच्चा, हम लोग आज बहुत दिन के बाद, हाँ, थोड़ा काफ़ी दिन हो गया हम लोगों का, 4-5 दिन हम लोग अब्सेंट हो गए हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से, इसी के कारण थोड़ा सा हम लाइव नहीं आ पाए, क्लास नहीं ले पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, 3-4 दिन छूटा उसको मेंटेन करेंगे। 3-4 दिन हो सकता है 3-4 लेक्चर ज़्यादा बनाते हैं ना, एक दिन में 2 करके कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 करके हम आपको उसको मैनेज कर दें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और जो घंटी है बेल आइकन उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो इसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, है ना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा, ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके थे 10 लेक्चर के आसपास। ये लेक्चर 11 होगा हम लोगों का, है ना। और 10 लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ रहे थे, शायद 10th लेक्चर में हम लोग क्लोज पैकिंग शुरू किए थे, है ना। क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना। तो ये है क्या सर, पहले बहुत ध्यान से थोड़ा सा आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये आखिर क्लोज्ड पैक्ड का मतलब क्या है सर। तो ये कुछ नहीं है जी, ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल बनता है, जैसे मान लीजिए नमक है, नमक का आप छोटा सा क्रिस्टल लीजिए, तो इसमें जो सोडियम और क्लोरीन है का जो आयन है वो कैसे इसमें सिचुएटेड होता है, कैसे पैक्ड होता है, कैसे एक क्रिस्टल बनता है जुड़ करके, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। 3 डायमेंशनल में हम लोग तीनों पढ़ेंगे कि 1 डायमेंशनल का भी, 2 डायमेंशनल का भी और 3 डायमेंशनल का भी, कि ये कैसे जुड़ा हुआ रहता है ना। अपने क्रिस्टल में ये जो सोडियम है और क्लोरीन का जो आयन है वो कैसे इसमें अवस्थित रहता है, बस यही है अरेंजमेंट, कैसा इसका अरेंजमेंट रहता है इसके लैटिस में, वही हम लोगों का पढ़ा को, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड, है कि एकदम क्लोजली ये दोनों। और हम लोग मान के चलते हैं कि जो सोडियम और क्लोरीन का जो परमाणु है या जो आयन है वो स्फेरिकल होगा, एक गेंद के जैसा होगा। मान के चलना है हम लोगों को, एक गेंद के जैसा मान लेंगे कि हम लोग ये सोडियम का है ना, और क्लोरीन का है, देख मान लेंगे हम लोग, ध्यान से रखिएगा जरा, है ना। तो चलिए हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 3 डायमेंशनल है, और हम लोग जैसे मान लीजिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर, ये तो बहुत बड़ा है ना जी, है ना, ये सोडियम का तो दिखेगा भी नहीं, आंखों से दिखेगा ही नहीं आयन इसका, लेकिन मैं मान लेता हूँ इतना बड़ा, जो आंख से नहीं दिख रहा मैं उसको इतना बड़ा मान लेता हूँ, है ना। और उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा के बताऊंगा कि कैसे वो क्लोज्ड पैकिंग रहता है, कैसे सोडियम और क्लोरीन अवस्थित रहता है अपने क्रिस्टल में। नमक जो खाते हैं वो छोटा सा टुकड़ा वाला, है ना। तो हम लोग वही है कि सोडियम क्लोरीन कैसे अवस्थित, ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl का, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारा ऐसा ठोस है, बहुत सारा ऐसा क्रिस्टल है जिसका हम लोग आज क्लोज्ड पैकिंग पढ़ेंगे। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब आप समझ जाना है
कि यह जो आयन होगा या जो परमाणु होगा उस क्रिस्टल का, वो 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, उस एक स्ट्रक्चर में कैसे अवस्थित है वो आयन या परमाणु या मॉलिक्यूल, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चा 1 डायमेंशन। गेंद भी गिर रहा है, बॉल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 1 डायमेंशन। एकदम सिंपल से पढ़ लीजिए कि सबसे पहले देखते हैं कि एक दिशा में 1 डायमेंशनल में कैसे अवस्थित रहता है क्रिस्टल के अंदर। ये यूनिट सेल मैं बताऊंगा, आपको आगे बताऊंगा कि यूनिट सेल पहले ध्यान देना है जी। यूनिट सेल आप लोगों ने 4 प्रकार के पढ़ा। क्रिस्टल का जो एक बहुत बड़ा आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ा जो एक क्रिस्टल देखा उसका छोटा इकाई है, और वो हम लोगों ने 4 प्रकार के पढ़ा, याद रखिएगा। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर, और तीसरा है फेस सेंटर, और चौथा है एंड सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्रिस्टल का छोटा भाग है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु है, आयन है या जो अणु है, वो कैसे अवस्थित रहता है। इसमें भी हम लोगों ने बताया था कि इस केस में जो होगा, वो जो परमाणु होगा या जो अणु होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो सिर्फ कोना पर होगा, कॉर्नर पर होगा। तो ये भी सिचुएटेड है, देखिए इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें 3 डायमेंशनल है। तो इसमें अणु का मैंने सजावट बताया कि वो यहां पर एक अणु, यहां पर एक अणु। वैसे ही हम लोग अब सजावट पढ़ेंगे कि कैसे क्रिस्टल के अंदर एक परमाणु अणु या आयन कैसे अवस्थित रहता है। तो ध्यान से पढ़ना। पहला हम लोग देखते हैं बच्चा कि कैसे पैकिंग रहता है, क्लोज्ड पैकिंग कैसे रहता है। पहला है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल नहीं समझे बात। एक बीमीय 1 डायमेंशनल, एक बीमीय, हिंदी लिख ला, एक बीमीय है ना, एक बीमीय 1 डायमेंशनल। है 1 डायमेंशनल, एक बीमीय है। थोड़ा सा वो बॉल का हम लोग देख रहे थे, आपको मैं दिखाऊंगा ना। 1 डायमेंशनल, एक बीमीय। तो एक बीमीय मतलब जो क्लोज्ड पैकिंग होगा सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष पर होगा, या तो एक्स एक्सिस पर हो, या तो वाई एक्सिस पर हो, या तो जेड एक्सिस पर। अगर एक अक्ष पर मतलब कहने का या कहिए ना कि एक ही दिशा में, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में अगर सजावट हो तो वो कहलाएगा 1 डायमेंशन। जैसे मान लीजिए एक आपका है, जैसे मान लीजिए इस ढंग से सजावट किया हुआ, इस ढंग से सजावट किया, और ये आपका मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यह जो पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, तो बस एक ही। तो अब हम लोग पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या किसी और तरीके से यह जो पार्टिकल है, यह जो कण है, क्या किसी और तरीके से एक दिशा में सजावट इसका और हो सकता है, अलग सजावट क्या हो सकता है, ये सभी पॉसिबिलिटी को देखेंगे हम लोग। तो वन डायमेंशनल में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। जैसे इस टाइप, ध्यान देखिए, एक परमाणु यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, और सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर इस टाइप का बनावट है तो वो कहलाएगा वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, समझ गए बात को? ये वन डायमेंशनल है, ये एक ही दिशा में। देखिए ना, ये सिर्फ जो सब बना हुआ है ये वाला, वो एक ही दिशा में सिर्फ परमाणु, इसको एक गेंद को मैंने एक परमाणु, अणु या आयन मान लिया। तो यह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, तो इसके अलावा और कोई इस गेंद को और कैसे रख सकते हैं, और कैसे भी अलग टाइप का, अगर मतलब अलग देखना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटी और है, संभावना और है, इसको एक डायरेक्शन में कोई अलग स्ट्रक्चर बनने का कोई संभावना है क्या इसमें? और कैसे भी रख सकते हैं? नहीं, और कैसे भी नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप से सिर्फ रखा जाता है। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनता है ना, ये वन डायमेंशनल हो, वन डायमेंशनल। अब इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना। मान लीजिए पहले थोड़ा सा लेट रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू, हमने इसकी त्रिज्या को मैंने r मान लिया, मतलब एक पार्टिकल के त्रिज्या को हम लोगों ने r मान लिया है ना, कणों की त्रिज्या को r मान लिया है। है ना, कणों की त्रिज्या को हम लोगों ने r मान लिया है। तो ये हो गया r। चूंकि देखो यहाँ सेंटर होगा, बीच में कहीं बचा, गेंद के बीच में होगा, है ना। कहीं मान लीजिए ये त्रिज्या है, तो ये देखिए आधा आधा एने हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो इधर आधा आधा, अगर गेंद की बात करें, इस गेंद की बात करें, तो त्रिज्या कहाँ अंदर में होगा, बीच में होगा, आधा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाला आपका r हो जाएगा और ये वाला r। तो अगर आपको कहे कोई डायमीटर, तो डायमीटर तो 2r, बचपन से ही पढ़ते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r, है, डायमीटर इक्वल टू 2r। अब मान लीजिए जितना इसके अंदर पार्टिकल्स दिया हुआ है, अगर आपको उसका लेंथ निकालना होगा, तो आप जितना दिया रहेगा, जितना आपको, समझ रहे हैं ना, कि जितना आपको पार्टिकल दिया रहेगा उतना के 2r से गुना कर दीजिएगा, मतलब उसके डायमीटर से, क्योंकि एक बॉल का जो जगह होगा वो 2r होगा, दूसरे बॉल का 2r, तीसरे बॉल का 2r, तीसरे चौथे बॉल का 2r, सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा लेंथ निकल जाएगा। या कहिए कि अगर मान लीजिए 5 गो है तो 5 को 2r से गुना कर दीजिएगा, 10r, इसकी लंबाई आपको 10r हो जाएगा। तो बस इतना ही वन डायमेंशनल में देखना है और कुछ नहीं है। तो आइए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल। लिखते जाइएगा, टू डायमेंशनल। दूसरा में बचा टू डायमेंशन, टू डायमेंशन, द्विविमीय,
द्विविमीय। एक लाइन लिख लीजिए द्विविमीय के मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पार्टिकल होगा बच्चा वो एक्स एक्सिस पर भी होगा और बाई एक्सिस की ओर भी होगा, है ना। तो दो डायमेंशनल में, तो एक लाइन लिख लीजिए कि इन दिस स्ट्रक्चर particles are arranged in two direction, या तो x एक्सिस बाई एक्सिस की ओर होगा, या x या z की ओर होगा, या z और x की ओर होगा, है ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। किसी दो ही दिशा में होगा, या तो x एक्सिस के दिशा में या तो बाई एक्सिस के दिशा में, सॉरी x एक्सिस और बाई की दिशा में, या x और z के दिशा में, या बाई और z के दिशा में हो सकता है। तो इस केस में इन दिस स्ट्रक्चर, इस संरचना में कण दो दिशाओं में अरेंज व्यवस्थित होता है, दो दिशाओं में व्यवस्थित होता है बच्चा, है वो दो दिशाओं में अवस्थित होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in a line is called array। मतलब अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल एक दिशा में सुसज्जित है, व्यवस्थित है, तो एक दिशा में, जो एक दिशा में रहेगा तो इसको बोलेंगे कि ये एक एरे है, एक एरे है, बुझा कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल जुड़ करके एक लाइन बना रहा, जुड़ करके एक लाइन बना रहा, जैसे ये कहेंगे कि एक एरे है, कणों का एक एरे है, क्योंकि एक दिशा में सब जुड़ चुका है। अगर कोई बोले, जैसे मान लीजिए ये अगर दो है तो कहेंगे कि सर इसमें दो एरे है, इसमें दो एरे है, एक ऊपर वाला सुसज्जित है सर और एक ये वाला जुड़ा हुआ। तो इसमें एरे का मतलब आप समझ गए कि दो एरे होगा, दो एरे होगा, है ना। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए लाइन इज कॉल्ड एरे। मतलब कणों का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, एक लाइन में कणों का व्यवस्था एरे कहलाता है, एरे कहलाता है। दो विमीय समझ गए कि दो दिशा में होगा, तो सर कैसे होगा, कितने प्रकार का, किस टाइप का, कैसे ये अरेंज होता है सर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। और ये दो टाइप का होता है, तो लिख लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स, है ना, देयर आर टू टाइप्स, या टाइप्स सिर्फ लिख सकते हैं। एक को बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग, या स्क्वायर अरेंजमेंट कह दीजिए, पैकिंग नहीं, यहां 3D के लिए ज्यादातर हम लोग पैकिंग शब्द यूज करते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट। दूसरा हेक्सागोनल अरेंजमेंट, दो टाइप का अरेंजमेंट 2D में बनेगा बच्चा, ध्यान देना। द्विविमीय में जो सजावट होगा वो दो प्रकार के होगा।
एक स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर मतलब वर्ग व्यवस्था में, दूसरा षष्ठ भुजीय व्यवस्था में, हेक्सागोनल मतलब षष्ठभुज के रूप में, है ना। तो आइए जरा दिखाते हैं आपको कैसे बनावट रहता है बच्चा टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल का ये है, और वो दो प्रकार से व्यवस्थित होगा। एक व्यवस्था को हम लोग स्क्वायर अरेंजमेंट वर्गीय व्यवस्था, और दूसरे को षष्ठभुजीय व्यवस्था कहते हैं। ये टू डायमेंशनल सिर्फ दो दिशा में होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चा, सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट, है ना। तो आ जाइए सबसे पहला देख लेते हैं बच्चा स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट एक लाइन लिख दीजिए, क्या होगा उसके बाद पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इन दिस अरेंजमेंट one array is placed over the second array, गौर से समझिएगा कि इस व्यवस्था में पहला एरे दूसरे एरे के ऊपर रखा जाता है। इस केस में जरा गौर करिए तो कैसे बनेगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए बच्चों, ये पहला एरे, ये दूसरा एरे, ये तीसरा है। और जो दूसरा एरे है, देखिए ये पहला एरे बच्चा एक्स एक्सिस की ओर और इधर हो गया वाई एक्सिस की ओर। तो यह जो बनावट देख रहे हैं बच्चा, ये टू डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल। एक्स एक्सिस की ओर इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस, दो दिशा में ये फैला हुआ है, एक इधर की ओर भी है और ऊपर की ओर भी। देखिए इधर की ओर भी है और ऊपर की ओर है। तो ये जो बनावट देख रहे हैं, यह जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बच्चा, ये टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये पहला कण है, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, ये चारों एक एरे, ये चारों एक एरे। तो यह जो स्क्वायर बनता है बच्चा, स्क्वायर जो अरेंजमेंट बनता है, जब ये पहला एरे के जस्ट ऊपर, इसी के जैसा जस्ट ऊपर अगर कोई रख देंगे, ये जो ए वाला, ये स्क्वायर अरेंजमेंट है बच्चा। देखिए मैं बना करके आपको बताता हूं यहां पर भी, है ना। जैसे पहला कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 कण, और इसी के ऊपर एक दूसरा रख देते हैं। जस्ट इस गेंद के ऊपर गेंद रखना है, ये ध्यान में रखना है, गेंद के ऊपर गेंद, कण के ऊपर कण। गेंद के ऊपर, इस गेंद के ऊपर, इस गेंद के ऊपर ही गेंद होना चाहिए, गेंद के ऊपर ही गेंद होना चाहिए बच्चा। जरा गौर करिए। अब देखिए जरा अरेंजमेंट ये कैसा बनता है, जरा देखिए। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर मिला है। देखिए स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इसीलिए यह जो अरेंजमेंट होगा, और दो ही दिशा में है, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। अभी मैंने दिखाया, ये वाला देखिए, यही तो है।
एक्स एक्सिस की ओर और ये वाई एक्सिस की ओर। तो दो दिशा में है तो ये कहलाएगा टू डायमेंशनल। और चूंकि इसके अरेंजमेंट से स्क्वायर बन रहा है, इसके बराबर देखिए ना, इसका सेंटर, इसका वाला सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका वाला मिला ये चारों एक वर्ग बनेगा। तो यह जो अरेंजमेंट है देखिए ना कितना वर्ग बन रहा है, दिख भी रहा होगा, एक इधर सब जगह आपको वर्ग नजर आ रहा है, सब जगह आपको वर्ग नजर आ रहा है। तो यह जो अरेंजमेंट है ये कहलाएगा स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट, वर्गीय व्यवस्था। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, ये पहला एरे, पहला इसको बोल दीजिए ए टाइप, ए नाम दे दिए, पहला एरे को मैंने ए नाम दे दिया। अब दूसरा एरे जो देख रहे हैं जस्ट इसी के जैसा है, क्योंकि इसी के ऊपर रखा गया है। देखिए ना दोनों एरे एक समान है, जैसा ए वाला है वैसा ही ए वाला, इसके ऊपर रख दिए तो एक जैसा हो गया, इस गेंद के ऊपर गेंद रख दिए तो जैसा ए वाला वैसा ही ए वाला। तो अगर इसका टाइप पूछे तो कहिएगा कि सर ये भी तो ए ही टाइप का है, और चूंकि सर ये भी तो ए ही टाइप का है। ध्यान में आया, समझे कुछ बात? तो मैंने क्या कहा कि जैसा ए वाला है एरे वैसा ही ए वाला भी है। तो अगर इसको मैंने एक्स कह दिया, एक्स एरे, तो ये भी एक्स एरे है। तो अगर ये ए टाइप का है तो इसको भी ए टाइप का कह देंगे। अच्छा, स्क्वायर एक टाइप से आओ भी बन सकता है बच्चा, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए, ये भी स्क्वायर बन रहा है ना? इसमें ये देखिए, ये वाला है ना, इन चारों का बच्चा, इन चारों का छोटा थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया और इसके अंदर एक आ गया, इसके अंदर आ गया। ध्यान दिए, तो स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है, स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है, लेकिन लेंथ की बात जहां तक रहेगा तो कहिएगा सर ये जो सेंटर से मिलाया गया है सर, तो यहां तक तो आर हो गया, चूंकि सब जितना भी कण है सबका रेडियस समान, तो ये वाला आर सर तो ये वाला भी आर, ए वाला आर सर तो ए वाला भी आर। मतलब ये जो वर्ग है उसका जो साइड अगर आपसे पूछे तो कहिएगा सर इसका जो साइड होगा इस वर्ग का 2r होगा, इसका जो वर्ग का जो साइड होगा सर वो 2r होगा ए, और उसके वर्ग को हम लोग, वर्ग की भुजा को हम लोग ए से सूचित करेंगे यहां पर, है ए से सूचित करेंगे हम लोग यहां पर। तो इतना बात हम लोग को लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जैसा ए है वैसा ही ए वाला है। तो आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट के बारे में बच्चा, स्क्वायर अरेंजमेंट के बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। और ये 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। दूसरा, तो देखिए अगर मैं इस टाइप का अरेंजमेंट बनाता हूं बच्चा, जरा गौर करो, इसको रखना ही पड़ेगा, हर समय रखे रहना पड़ेगा, तभी आप समझिए। मैं बना के रख देता हूं यहां आपको, फिर इसी के बाद इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बना करके आपको पहले रख देता हूं, है ना, उसके बाद मैं आपको सब चीज समझाता हूं। देखिए स्क्वायर बना दीजिए,
है ना। एक स्क्वायर और बन सकता है, आप जो वो तिरछे वाला कर दीजिएगा तो, है ना, तिरछे वाला। चलिए एक इधर बना देते हैं, आपको एक और बना देते हैं बच्चा, है ना। जरा आपको ये समझने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए बच्चा। ओहो, है ना, यहां स्क्वायर बना देते हैं ये वाला, और दूसरा स्क्वायर यहाँ एक बना देते हैं वो तिरछे वाला। जी क्यों क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले आप देखते जाइए से, है ना, देखते जाइए बच्चा। ध्यान दीजिए, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसको आप एगो सेल कर सकते हैं, यूनिट सेल, एगो यूनिट सेल कर सकते हैं, एगो वाला के आप यूनिट सेल एक कह सकते हैं, एक यूनिट सेल कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें यूनिट सेल कई गो है, कितने प्रकार का है, तो यूनिट सेल, तो कहिएगा सर यूनिट सेल ये वाला, ये सिर्फ स्क्वायर के सब कोना पर है, कोना पर देखिए, इस कोना पर ये वाला, 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 तो कहिएगा सर सिर्फ कोना पर है तो ये प्रिमिटिव बनाएगा एक। तो दूसरा अगर आपसे पूछे कि सर एक तो ये भी ना बना रहा है, यह भी तो एक बना रहा है, लेकिन यह तो प्रिमिटिव नहीं है सर, क्योंकि देखिए तो इस कोना पर एगो, इस कोना पर एगो, इस कोना पर एगो, इस कोना पर एगो, लेकिन एक बीचे बीचवा में भी है। तो बीचे बीचवा में जो रहता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, बॉडी सेंटर। तो एक इसमें इसका हो जाएगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो दो यूनिट सेल इसमें पाया जाएगा बच्चा, है ना। या इसको नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव। तीसरा बच्चा एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ, भुजा। ये जो स्क्वायर बन रहा है ना बच्चा, इसकी भुजा, एज लेंथ, इसके भुजा की लंबाई, एज मतलब किनारा, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, और किनारे की लंबाई को हम लोग ए मान लेते हैं बच्चा। स्क्वायर का ये जो किनारा है, आप ध्यान दीजिए बच्चा जरा सा, यह जो किनारा है इस किनारे को हम लोगों ने ए मान लिया। तो बताइए इस किनारे में ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 2r, क्योंकि देखिए ना जी, आप एक त्रिज्या ये वाला और एक त्रिज्या ए वाला, दोनों को मिला दीजिएगा तो ए बन जाएगा, मतलब ए बराबर 2r हो जाएगा, ए बराबर 2r। तो यह जो एज लेंथ होगा वो त्रिज्या का दुगना हो जाएगा, इस स्क्वायर के त्रिज्या का दुगना हो जाएगा आपका इसका एज लेंथ। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चा, है ना। अब नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, चौथा बच्चा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में कई गो होगा एटम, और नॉन प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड में कौन कई गो होगा, नॉन प्रिमिटिव। जरा गौर, अब जरा गौर करो जरा बच्चा, ध्यान दो तो जरा। तो ये जो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर वाले का कितना हिस्सा इस वर्ग में गया, इस कॉर्नर पर वाले का कितना हिस्सा इस वर्ग में गया है, इस कॉर्नर पर वाले का कितना हिस्सा गया है और इसका कितना गया है, जरा बताओ। कौशल 1/8 है, 1/8 नहीं, बेवकूफ हो तब मतलब। मैंने बताया था बच्चा यूनिट सेल में
जब वो जो यूनिट सेल था उसमें मैंने बताया था कि 1/8, लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं वह जो यूनिट सेल था वो 3 डायमेंशनल था। 3 डायमेंशनल था, इसके ऊपर भी रहेगा तब होगा वो 3 डायमेंशनल। उसमें 1/8 हिस्सा होता था। ये तो सिर्फ एक ही, बस ये वाला लेयर है और ये वाला लेयर है, ये तो 2 डायमेंशनल है। तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री बनाता है वर्ग, और चूंकि 90 डिग्री बनाता है यहाँ, और सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री, तो बताओ 360 का इक्कीवा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। एक मतलब है ये इस जो पार्टिकल्स है इसका 1/4 हिस्सा इसमें जा रहा है, इस सेल में, इस यूनिट सेल में। तो 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 को 4 बार जोड़िए तो 1 आएगा। मतलब प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम की संख्या 1 होगी। तो कहो एकरा में सर, एकरा में कहो सर एगो तो होबे करेगा और एगो बीचे बीचवा में है जे सर, तो 1 और 1 इसमें 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल प्रिमिटिव में एगो हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव में 2 को हो जाएगा। जरा गौर से समझिए। आइए चौथा पॉइंट है ना बच्चा, चौथा पॉइंट तो हो ही गया। पांचवा, एक चीज बस समझ गए तो आपको 3 डायमेंशन, ज्यादा आपको पूछता है बच्चा 3 डायमेंशनल वाला। पांचवा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, मतलब CN। संकुल संख्या पढ़ो जाकर के, संकुल संख्या किसे कहते हैं तब याद आएगा। संकुल संख्या किसे कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं आ रहा। संकुल संख्या का मतलब होता है कि किसी कण से कितना कण, ऐसे तो परिभाषा मैंने बोला था कि किसी का नियरेस्ट नेबर, नजदीक का नेबर सबसे। तो अगर मैं बात करूं इसी कण का मैं बात करूं तो इसके नजदीक कौन कौन है? इसके नजदीक कौन है? एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला। तो सर कैसे कैसे कहो, ई वाला नहीं होती, ई वाला, ए वाला, ए वाला, ये हो तो नजदीके में है। अरे नहीं बेवकूफ आदमी, नहीं, सबसे नजदीक, नियरेस्ट, सबसे नजदीक, इसके जस्ट बगल में, इससे सटा हुआ ये है, लेकिन ये वाला इससे दूर है। देखो इसका और इसका किनारा नहीं मिल रहा है, मतलब इससे ये दूर है, तो ये नियरेस्ट ए वाला नहीं कहलाएगा, ये वाला नियरेस्ट कहलाएगा। तो कहो ऐसा, तो ये तो फिर एकरा कहल ले ली। अरे जितना दूरी इसका होगा उतनी दूरी तो इसका भी होगा ना, क्योंकि ये भी तो सटा हुआ है। तो सिंपल सा आप ध्यान में रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना से वो टच कर रहा है, जितना एटम से टच कर रहा है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो देखिए किससे किससे टच कर रहा है बच्चा, एक इससे, इससे नहीं कर रहा, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है और इससे कर रहा है। तो 4 गो से कर रहा है टच, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछे संकुल संख्या तो 4 हो जाएगा बच्चा, 4 एटम से ये आकर के जुड़ा हुआ है। छठा, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता। अब जरा मजा आने वाला है, ध्यान दो बच्चा। संकुलन क्षमता का क्या मैंने देखा था परिभाषा, आप जा करके देखिए। मैंने बताया था
कि अगर कोई यूनिट सेल बन रहा है तो उसके अंदर उसमें कितना वॉल्यूम या क्षेत्रफल एटम के द्वारा है और कितना टोटल है। लेकिन परिभाषा आप देखिएगा तो परिभाषा डायरेक्ट एक सिंपल सा छोटा सा परिभाषा लिखा हुआ है बच्चा कि परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। तो मैंने वहां नीचे लिखा हुआ है, जाकर के देखिए कि 2 डायमेंशनल हो तो क्षेत्रफल लेंगे, 3 डायमेंशनल हो तो आयतन लेंगे। ये 2 डायमेंशनल है बच्चा, तो यहां क्षेत्रफल होगा। तो किसका क्षेत्रफल होगा, कैसे होगा सर? तो मैंने बताया था वहां पैकिंग इफिशियंसी में कि ऊपर होगा एरिया ऑफ पार्टिकल्स, एरिया ऑफ पार्टिकल्स बटा टोटल एरिया इंटू 100%। एरिया ऑफ पार्टिकल्स कितना एरिया? अब जरा गौर करो बच्चा, ध्यान दो, जरा मजा आने वाला। नीचे में तो एरिया सिर्फ एक यूनिट सेल का ले लीजिए, काम बच जाएगा, आपको सेम आएगा। सिर्फ एक यूनिट सेल का भी निकाल दीजिएगा तो आपका सेम आएगा। तो जरा निकाल करके देखिए। तो इसका पहले एरिया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या है? ये जो स्क्वायर बन रहा है बच्चा, इसी का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं, नीचे में स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, साइड के स्क्वायर। साइड कितना है बच्चा? ए बराबर 2r के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a है 2r के बराबर। देखो ना बच्चा, ar दोनों जोड़ देंगे तो 2r, तो इसका हो जाएगा 4r स्क्वायर। मतलब टोटल क्षेत्रफल है 4r स्क्वायर। तो अब कहो आंसर, तो बताओ तो जरा, ये जो कण के द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाइड किया गया? तो आप तो बताइए ना। इस पार्टिकल में कण के द्वारा इतना एरिया, इस पार्टिकल में कण के द्वारा इतना एरिया, इस कण के द्वारा इतना एरिया और इस कण के द्वारा इतना एरिया। जरा गौर करो तो कोई। तो 1/4 पूरे को जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा एगो बन जाएगा, और एगो बनेगा तो एगो सर्किल बन जाएगा, क्योंकि एरिया लेना है। क्योंकि इसमें देखिए ना, 4 भाग जब जोड़िएगा तो 1 भाग ये वाला, 1 भाग ये वाला, 1 भाग ये वाला, 1 भाग ये वाला, जब चारों को जोड़ दीजिएगा तो एक सर्किल बन जाएगा। और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर। अब बटा टोटल एरिया 4r स्क्वायर और गुने 100%। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया बच्चा, और पाई का मान 3.14 तो हो जाएगा आपका लगभग 314/4। भागा दे दीजिए बच्चा, 4 7 28, 3 चौक 32, तो 8 चौक 32.5%, 78.5% इसका पैकिंग इफिशियंसी हो गया बच्चा। किसका? स्क्वायर पैक्ड स्ट्रक्चर या स्क्वायर अरेंजमेंट यहां बोलना। ये 2 डायमेंशनल है। जब 2 डायमेंशनल रहेगा तो वहां लिख देगा स्क्वायर अरेंजमेंट। ध्यान देना, नाम से क्वेश्चन वहां जब एग्जाम में रहेगा तो, है ना। तो ये 6 चीजें हम लोगों ने पता कर लिया। 6 चीजें लिख लीजिए, है ना बच्चा। पैकिंग समझ गए ना, पैकिंग इफिशियंसी। ये 2 डायमेंशनल है एरिया। अगर 3 डायमेंशनल रहता बच्चा तो आपको वॉल्यूम लेना पड़ता, आयतन, कि वो कण, वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल चूंकि ये गोला है, ये गोला है
है। लेकिन अगर इसका बनाएंगे, अगर सिर्फ एरिया लेंगे तो वो सर्किल बनेगा, ये सर्किल बन रहा, देखो देखने में सर्किल बन रहा। लेकिन अगर इसको 3 डायमेंशनल लेंगे तो आपको उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4r², तो हो जाएगा 100%। है ना बच्चा? चलिए दूसरा 2 डायमेंशनल में दूसरा बच्चा, हेक्सागोनल। मैंने दूसरा क्या बताया था बच्चा? हेक्सागोनल। तो दूसरा 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, पहले एक लाइन लिख लीजिए। तो लिख लीजिए कि इन दिस अरेंजमेंट second array is placed between a space of first array या empty space between empty space क्या है, हिंदी लिख लीजिए जिनको जरूरत है बच्चा। कि लिखिए इन दिस अरेंजमेंट, फुल लिख लीजिएगा आप लोग, अरेंजमेंट हम कल लिख दे, लिखिए है ना। इस सजावट में दूसरा एरे पहले एरे के खाली स्थान में रखा जाता है। खाली स्थान में रखा जाता है। या इसी को एक अदर भाषा में, दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, हाँ, उसी को और करके लिख लीजिए कि वन array is arranged in such a way so that a sphere of second array occupy depression of other array। मैं समझाता हूं, बना के बताता हूं बच्चा, बस खाली आप लिखिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है, हिंदी लिख लीजिए कि एक एरे को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि दूसरे एरे का गोलार्ध दूसरे एरे के गर्त को घेरता हो, गर्त को घेरता। आइए जरा मैं समझाता हूं ये कैसे, जरा समझाता हूं, बना करके आपको समझाते हैं बच्चों। नहीं, पहले दिखा देते हैं, जरा देखिए, मजा आने वाला है।
ये पहला एरे बचा और ये दूसरा है। तो कहता है कि इसको इस तरह से रखिए कि पहला एरे का जो गर्त है, खाली जगह है, उसमें इसको फिट कर देना। तो यहां ये गोला है, यहां गोला है और यहां खाली स्थान है। तो इसका वाला जो गोला है, इसका वाला जो कण है दूसरे एरे का, इसके गर्त में रख देना। ये ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं? देखिए जरा गौर से, ये देखिए इसके गर्त में रख दिए, इसके गोले के ऊपर न रख करके इसके गर्त में रख दिए, समझे ना? तो वही बनेगा हेक्सागोनल अरेंजमेंट। आइए मैं आपको बना करके दिखाता हूं कैसे हेक्सागोनल बनता है, कैसे हेक्सागोनल बनता है, जरा देखिए, मजा है। मैं बनाता हूं बच्चा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसके गर्त में रखना है, गर्त में रखना है, फिर इसके गर्त में रखना है। देखे बात को, गर्त में, इन दोनों के गर्त में ये वाला, इन दोनों के गर्त में ये वाला, ऊपर में नहीं रखना। तो देखिए एक हेक्सागन बन रहा है। ये देखो एक हेक्सागन बन रहा है वैसा। इस टाइप का जब अरेंजमेंट होगा तो एक हेक्सागन बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागन है। एक बात अगर मैं इसको बोलता हूं ए टाइप, तो ये वाला होगा बच्चा बी टाइप, क्योंकि आपने इसके जैसा इसके ऊपर नहीं रखा, इसके गर्त में रखा, लेकिन ये वाला बच्चा फिर उसी के जैसा, इसी के जैसा ये वाला है। तो ये वाला हो गया ए टाइप। अब फिर जो अगला आएगा इसके गर्त में होगा, तो ये फिर से बी टाइप होगा। मतलब 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल अरेंजमेंट को हम लोग ए बी टाइप भी कहते हैं। तो एक पॉइंट यहां से लिख लीजिए, है ना बच्चा? लिखिए पहला पॉइंट, लिख लिए, मैं डाल देता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called AB type, AB type arrangement, arrangement। दूसरा पॉइंट, यूनिट सेल कितना होगा प्रकार का? यूनिट सेल 2 प्रकार का। एक देखो बच्चा ऐसे भी बनता है, ध्यान दो जरा। यह भी तो बन रहा है स्ट्रक्चर, देखो। तो एक यूनिट सेल ऐसा बन सकता है जो कि 90 डिग्री नहीं हो और चारों कोना पर एकक कण हो। तो ऐसा भी एक यूनिट सेल बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। तो यूनिट सेल 2 प्रकार के इसमें भी बनेगा। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ कोने पर है, कोना पर ये वाला, इसके ये कोना पर ये वाला, इस कोना पर ये वाला, इस कोना पर ये वाला। तो एक तो हो जाएगा प्रिमिटिव और ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हो जाएगा
जो सिर्फ कॉर्नर पर हो, और इसमें देखिए ना एक बीचवा में है, ये वाला देखिए, ये वाला, ये बीच में भी एक है, तो नॉन प्रिमिटिव। तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो आप जानते हैं प्रिमिटिव में एगो होगा बच्चा चारों कोना पर, एक चौथाई, तो एगो, और उसमें हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में जरा गौर से समझिए, इसमें कैसे होगा नॉन प्रिमिटिव में, गौर करिए। इसका वाला, इस कण का ए वाला हिस्सा और इसका ए वाला हिस्सा, इसका ए वाला हिस्सा, एगो तो ये वाला है, ये पूरा पूरी, तो एगो तो ये पूरा पूरी लिख लीजिए। उसके बाद इसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा जोड़िए, टोटल कोई 6 हिस्सा को जोड़िए, कई गो बनेगा? तो ये 6 हिस्सा को जोड़िएगा ना बच्चा, तो 2 बनेगा, 2 कण बनेगा, 2 कण बनेगा। कैसे सर? नहीं समझता बच्चा। हेक्सागन का एंगल होता है 120 डिग्री का, और एक सर्किल को बनने के लिए चाहिए 360 डिग्री। मतलब एक ये जो पूरा है वो 120 डिग्री का इतना ले रहा है। तो ऐसा ऐसा अगर 3 को हो जाए तो हमको 360 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 120 120 120 360 हो जाएगा। 360 में एक एटम बन जाएगा। मतलब 3 गो लेंगे तब एक गो गोला पूरा बन जाएगा। तो इन तीनों को लेकर के एक गोला और फिर इन तीनों को लेकर के एक गोला, तो टोटल 3 गोला। मतलब इसमें 3 एटम होगा इसमें हेक्सागोनल में। और 2 डायमेंशनल, ध्यान में रखना है, 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल हो गया बच्चा। लिखिए फटाक से। चौथा एज लेंथ। एज लेंथ ए बताओ। ए कौन होगा? ए वाला। ए बताओ, ए वाला ए हेक्सागन। तो कितना होगा बच्चा? देखो ना, दो गो सेल का आधा हिस्सा जुड़ करके ए बना रहा है। ये वाला जो बन रहा है बच्चा, वो इसका आर और इसका आर, तो इसका एज लेंथ हो जाएगा 2r। साइड किनारा, किनारे की लंबाई या भुजा भी कर सकते हैं। 5वां कोऑर्डिनेशन नंबर CN, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कितना टच कर रहा देख लो, इसी को देख लो कितने से टच कर रहा। एकरा से एकरा से एकरा से एकरा से एकरा से एकरा से 6 से टच कर रहा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया हेक्सागोनल का, है ना बच्चा। तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी छठा। फिर से एरिया निकालना पड़ेगा बच्चा, हाँ। छठा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता कितना होगा? ऊपर में गोले का क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल, है ना। एरिया ऑफ अ स्फीयर या पार्टिकल्स बटा टोटल एरिया इंटू 100%।
यही दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे और टोटल एरिया कैसे निकालेंगे। जरा गौर से समझो बच्चा, पहले टोटल एरिया निकाल देते हैं। कुल क्षेत्रफल, हेक्सागन का कुल क्षेत्रफल निकालना जानते हैं बचपन में? देखो यहाँ ये सेंटर है हेक्सागन का, यहां से ये मिलाइए, यहां से ये मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए। 1 2 3 4 5 6 गो समचतुर्भुज बन रहा है, सॉरी समबाहु त्रिभुज 6 गो बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों भुजा बराबर होगा। ये भी 2r, देखो ना, ये आर 2r, ये वाला आर, ये वाला आर, इसका वाला इस गोला का आधा और इसका आधा, तो आर ये भी 2r और ये भी 2r। तो एक समचतुर्भुज, और ऐसा ऐसा 6 गो समचतुर्भुज, तो 6 गुने √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना हो जाएगा 2r, तो भुजा स्क्वायर का टोटल एरिया निकल गया 6 इंटू √3/4 इंटू 2r के होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्टिकल्स बच्चा, एरिया ऑफ पार्टिकल्स, तो सिंपल सा तो है, सिंपल सा। कई गोरा में गोला बना था, अभी मैंने बताया था कि 3 गोला बना है ना, एगो तो बीच में है ये, तो इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा πr²। क्षेत्रफल वृत्त बनेगा, गोला को जब दूर से देखे सिर्फ क्षेत्रफल की बात करिएगा तो सिर्फ वो वृत्त बनाएगा। तो 3 गो इसमें वृत्त बन रहा था, अभी मैंने बताया 3 आइटम इसमें है, 1 2 3, इन तीनों को मिला करके एक आइटम, और एगो बीचवा में, और इन तीनों को मिला करके एगो, तो टोटल 3 गो बन रहा है। तो 3 गुने πr², त्रिज्या आर क्या हो गया, इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या को तो मैंने हम लोगों ने कैपिटल आर माना है, तो 3 गो का 3 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 इंटू πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और 3 गो इसमें वृत्त है, एगो ये बीचवा में, और 6 गो ये 6 गो छोटा छोटा टुकड़ा, उससे 2 गो बनेगा। अभी बताया मैंने कि 120 बना रहा है हमको, एगो के लिए 360 चाहिए, तो 3 गो लगेगा, ऐसा ऐसा टुकड़ा, तो 3 टुकड़ा का एगो, और इन तीनों टुकड़ों का एगो, तो 2 गो और एगो 3 गो। तो एरिया ऑफ पार्टिकल आपको आ गया 3 इंटू πr² बटा 6 इंटू √3/4 इंटू 2, अच्छा 2 के 2r का स्क्वायर, तो 4r² कर दीजिए, और इंटू 100%, खत्म। ऐसे ही सब जगह करना। ये 2D में क्षेत्रफल, 3D में वॉल्यूम। काट दीजिए, r² से r² कट गया, 3 दूना ही 6 हो गया, है ना, 4 से 4 कट गया, तो ये बच गया π/√3 और इंटू 100%, मतलब ये हो जाएगा 314/1.72। 1.√3 का वैल्यू कितना होता है, 1.72 के आसपास, भागा दे दो, आंसर इतना परसेंट। है ना, भागा दे दो। ठीक है ना, देख लिए ना सब चीज। ओ 2 है ना बच्चा, 3 दूनी 6, 2 यहाँ कहाँ गया, अच्छा तो ये 2 गुने √3, तो ये 2 गुने 1. हाँ अब ठीक है, तो 314 बटा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 1 3 3.44, तो ये आ जाएगा लगभग 90.6% के आसपास, 90.6% के आसपास। देखो इसका इफिशियंसी ज्यादा हो गया, इफिशियंसी ज्यादा हो गया, जिसका इफिशियंसी ज्यादा
मैंने बताया था वो ज्यादा क्लोज्ड स्ट्रक्चर बने, उसका 78 था, इसका 90। तो ये ज्यादा ऐसे भी देख रहे हैं ना, गोला के गोला ऊपर रखते थे तो खाली जगह ज्यादा बनता था, और यहाँ गर्त के अंदर डाल दिए गोला को तो कम जगह खाली है, तो ये ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर बना। लेकिन अभी 2D है, 2D। कल हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा 3 डायमेंशनल है अरेंजमेंट, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 3 डायमेंशनल से ही पूछा जाता है। ये आपको ज्यादा नहीं कहेगा हेक्सागोनल अरेंजमेंट, वो बोलेगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, तो जाना है क्लोज्ड पैकिंग कहेगा तो वो 3 डायमेंशनल में चला जाना है। ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, ये 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल में दूगो, एगो स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल है ना बच्चा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा है ना, अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं कल है ना, और अच्छे से पढ़िए आप लोग, रिवीजन करिए। बाकी पता नहीं, देखिए कब क्लास खुलता है, लॉकडाउन कब खत्म होता है पता नहीं है, भी है तो कुछ तो अभी 7 तक, तो फिर 5 तक तो कब बोल रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है ना। लेकिन पढ़ते रहिए, सब नहीं होगा तो ऑनलाइन पे सब डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोग, खाली अच्छे से पढ़ते रहिए है ना। चलिए।